ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये 4th पार्ट है। और अगर आपने इससे रिलेटेड प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को किस तरह से फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं। और अगर आपने मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमने स्टूडेंट की एग्जांपल देखी थी। आज हम क्या करने वाले हैं, एक फ्रेश एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि होने वाली है कम्प्लेक्स नंबर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर में दरअसल क्या होता है, हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे 5 क्या है, एक रियल पार्ट है, और 10 क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास बनाएंगे कम्प्लेक्स नंबर की। उसके अंदर हमारे पास दो मेंबर वेरिएबल्स होंगे, रियल एंड इमेजिनरी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि उसके अंदर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। और जैसे ही इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की एडिशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराएंगे। सो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए ये प्रोग्राम बनाया था। मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फ्रेश एग्जांपल देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और उसे अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करने वाले तो मैं क्या करता हूँ, इस हाइडर फाइल को भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की एक क्लास बनाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ कम्प्लेक्स नंबर। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो प्राइवेट वेरिएबल्स बनाता हूँ जो कि होंगे इंट टाइप के, रियल एंड इमेजिनरी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक टाइप के कुछ फंक्शंस बनाता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कम्प्लेक्स नंबर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C1 के नेम से। C1 की मदद से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करता हूँ सेट नंबर। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ को पास करता हूँ 5 एंड 10। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं सेट नंबर। और हमने यहाँ से जो वैल्यूज़ पास की थी उन्हें हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसीव करते हैं, इंट x एंड इंट y। यहाँ पे क्या होगा, 5 x में आएगा और 10 किस में आएगा, y के अंदर आएगा। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ कि 5 आ चुका है x के अंदर, उसे मैं रखा देता हूँ रियल पार्ट में। रियल के अंदर हम रखाते हैं x को और इमेजिनरी के अंदर हम रखाते हैं y को। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया, 5 एंड 10 को यहाँ से पास किया और उन्हें रिसीव किया x एंड y के अंदर। x एंड y की जो वैल्यू थी उसे हमने रखा दिया रियल एंड इमेजिनरी वेरिएबल्स के अंदर। ये रियल एंड इमेजिनरी किस ऑब्जेक्ट के होंगे, C1 के होंगे, क्योंकि C1 ने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया, इसलिए ये रियल एंड इमेजिनरी किसके होंगे, C1 के होंगे। यहाँ पे ये रियल एंड इमेजिनरी कॉलर ऑब्जेक्ट के होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे C1 के रियल के अंदर 5 आ जाएगा और C1 के इमेजिनरी के अंदर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C2
और यहाँ से हम क्या करते हैं, C2 की मदद से सेट नंबर फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 5 एंड 20। तो क्या होगा, यहाँ पे C2 की मदद से हमने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे क्या होगा, रियल एंड इमेजिनरी आप किसके होंगे, C2 के होंगे। तो C2 के रियल एंड इमेजिनरी के अंदर क्या आएगा, 5 एंड। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि C1 एंड C2 को ऐड करूँ, यानी C1 का जो रियल पार्ट है इसे ऐड करूँ C2 के रियल पार्ट के अंदर और C1 का जो इमेजिनरी पार्ट है उसे ऐड करूँ C2 के इमेजिनरी पार्ट के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C3 के नाम से और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे C1 को ऐड करता हूँ C2 के अंदर और जो रिज़ल्ट आएगा उसे रखाऊंगा C3 के अंदर। बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा। एरर क्यों हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को ऐड करने वाली कोडिंग नहीं जानता। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं C1 एंड C2 को। C1 एंड C2 क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं कम्प्लेक्स नंबर के। सो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि हमने खुद से डिफाइन किया है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अगर यहाँ पे C1 और C2 इंट टाइप के होते, फ्लोट टाइप के होते तो यहाँ पे एडिशन हो जाती, क्योंकि कंपाइलर बिल्ट इन डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने वाली कोडिंग को जानता है। बट कंपाइलर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऐड करने वाली कोडिंग को नहीं जानता, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एक एरर आएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को आपस में ऐड करें प्लस ऑपरेटर लगा के, तो इस तरह हम कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी कोडिंग खुद से करनी पड़ेगी। हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो ये हम देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले चैप्टर के अंदर। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। सो फिलहाल हम ये नहीं देखने वाले कि हम ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके C1 की मदद से एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, ऐड फंक्शन को, और C2 को उसमें एज एन आर्गुमेंट पास करता हूँ। सो हमने क्या किया, यहाँ पे C1 की मदद से ऐड फंक्शन को कॉल किया और C2 को उसमें एज एन आर्गुमेंट पास किया। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सेट नंबर फंक्शन को डिफाइन किया था बट यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड फंक्शन को डिफाइन करता हूँ और क्योंकि हमने यहाँ पे C2 को एज एन आर्गुमेंट पास किया, सो C2 क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसे रिसीव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कम्प्लेक्स टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ C। सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी बॉडी बना लेते हैं। सो अब हम क्या चाहते हैं कि C1 के रियल पार्ट को ऐड करें C2 के रियल पार्ट के अंदर। सो हम यहाँ पे चाहते हैं कि C1 का जो रियल पार्ट है उसे हम ऐड करें C2 के रियल पार्ट के अंदर। बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि C1 और C2 मेन फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे C2 को एज एन आर्गुमेंट पास किया था जिसे हमने रिसीव किया था C के अंदर। सो C2 को हम एक्सेस कर सकते हैं C लिख के। अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा C.real तो क्या होगा, यहाँ पे ये C2 का रियल पार्ट होगा क्योंकि C2 को हमने एज एन आर्गुमेंट पास किया था जिसे हमने रिसीव किया था C के अंदर। तो हम C.real लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, C2.real। बट यहाँ पे हमने लिखा C1.real। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है
कि कॉलर ऑब्जेक्ट अपने मेंबर वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सो अगर यहाँ पे मैं जस्ट रियल लिखूंगा तो ये रियल किसका होगा, C1 का होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि C1 डॉट सेट नंबर, तो C1 ने सेट नंबर को कॉल किया तो यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी किसके होंगे, C1 के होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने C1 डॉट रियल नहीं लिखा, मैंने जस्ट रियल लिखा। जस्ट रियल लिखने का मतलब क्या है कि कॉलर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, तो यहाँ पे C1 का ये क्या होगा, मेंबर वेरिएबल होगा। सो इसी तरह क्योंकि हमने यहाँ पे C1 की मदद से ऐड फंक्शन को कॉल किया तो ये रियल किसका होगा, C1 का होगा। तो C1 के रियल पार्ट को हमने ऐड करना था C2 के रियल पार्ट के अंदर, तो C2 का रियल पार्ट कौन सा है, क्योंकि C2 को हमने यहाँ पे C के अंदर रिसीव किया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C डॉट रियल, तो ये C2 का रियल पार्ट होगा। तो इस तरह हमने क्या किया कि C1 के रियल पार्ट को C2 के रियल पार्ट के अंदर ऐड किया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ कम्प्लेक्स टाइप का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन रखाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नेम रखता हूँ टेम्प, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल बनाने वाले हैं। सो टेम्प जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेम्प का जो रियल पार्ट है उसके अंदर रखा देता हूँ एडिशन C1 एंड C2 के रियल पार्ट की। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्प के इमेजिनरी पार्ट के अंदर रखाएंगे यहाँ पे C1 का इमेजिनरी, जिसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे C2 का इमेजिनरी पार्ट, और C2 को हम रिसीव कर चुके हैं C के अंदर। तो इस तरह क्या होगा कि टेम्प के अंदर रियल एंड इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसके अंदर एडिशन आ जाएगी। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ टेम्प को, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास एडिशन है। तो यहाँ पे क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं टेम्प को जो कि कम्प्लेक्स टाइप का है, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप भी क्या होगा, कम्प्लेक्स टाइप का होगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे C2 को पास किया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को पास किया, क्योंकि C2 क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास किया और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराया। तो इस तरह हमने देखा कि हम फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को किस तरह से पास कर सकते हैं और फंक्शन से हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिटर्न करा सकते हैं। सो एडिशन होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्प को रिटर्न कराया, तो रिटर्न हो के वैल्यू आएगी C3 के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे C3 की मदद से एक फंक्शन को कॉल करता हूँ शो नंबर। सो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा शो नंबर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं कराने वाले, तो मैं क्या करता हूँ, इसका रिटर्न टाइप रखता हूँ वाइड, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे रियल इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल, और मैं क्या करता हूँ, लाइन को ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये जो रियल होगा ये किसका होगा, कॉलर ऑब्जेक्ट का होगा। सो यहाँ पे कॉलर ऑब्जेक्ट क्या था, C3 था। C3 के अंदर एडिशन आ चुकी थी, तो C3 की मदद से हमने शो नंबर फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे ये जो रियल होगा ये C3 का होगा। सो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इमेजिनरी को प्रिंट कराना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इमेजिनरी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरर शो हो रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, मुझसे भी हो गई, क्योंकि हम जैसे ही कोई ब्लॉक बनाते हैं, चाहे वो फंक्शन के लिए हो चाहे वो इफ एल्स के लिए हो, तो हमने क्या करना होता है यहाँ पे कि एट द एंड यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाना होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया, जैसे ही इसका ब्लॉक एंड हुआ तो मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। बट आप यहाँ पे ज़हन में रखें कि जब भी हम क्लास बनाएंगे या फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके एंड पे हमने क्या करना होता है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें रियल में शो हो रहा है 10 और इमेजिनरी में शो हो रहा है 30।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट क्या था 5 और 5, इन्हें हम ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या था 10 और 20, इसे हम ऐड करेंगे तो बनेगा 30। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि जस्ट वीडियोस को देख के आपको प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली। आप क्या करें, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। और अगर आप ये प्रोग्राम प्रैक्टिस के तौर पे बनाते हैं तो आपने क्या करना है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेस्ट करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियो सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।